कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच म्यूजिक एक ऐसा ऐसा जरिया है जिससे कि दोनों देश लगातार जुड़े हुए हैं। फिल्में, म्यूजिक, आर्ट के तमाम और जो फॉर्म्स हैं, उससे ये दोनों देश लगातार शुरू से ही 1947 से ही जुड़े हुए हैं। तमाम सियासतें आई, तमाम उठापटक हुए, तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये जो साझी विरासत थी हमारी, जो हमारा हेरिटेज था, जो हमारा जो एक कल्चर था, ये अभी भी इतने दमन के बावजूद ये खत्म नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही ये नॉवेल शुरू होता है, उसमें एक उस्ताद महताबुद्दीन हैं, जो कि बड़े संगीतकार हैं, और मेटाफर के रूप में रणेंद्र ने, आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके पहले ही यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की एक पूरी परंपरा रही है म्यूजिक में, मौसीकी में। और सिर्फ परंपरा नहीं रही है, बल्कि उन्होंने म्यूजिक के माध्यम से तमाम ऐसे काम किए हैं जो हम सड़कों पर उतरकर शायद न कर पाते हैं। तो उस्ताद महताबुद्दीन के मार्फत उन्होंने एक तरह से मेटाफर लिया है अलाउद्दीन खां साहब का, जिन्होंने विश्व युद्ध में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें जो अनाथ बच्चे हो गए थे, उन अनाथ बच्चों को देखिए, संगीत म्यूजिक के साथ उन्होंने कैसा काम किया। अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बैंड बनाया। यानी इतनी मारकाट 20वीं शताब्दी के बड़े संगीतकारों, बड़े मौसीकीकारों में बड़े म्यूजिशियन के रूप में अलाउद्दीन खां साहब जाने जाते हैं। और जो भी संगीत के शौकीन होंगे वो जानते होंगे कि उनकी क्या अहमियत है इस साझी विरासत में। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब इस उपन्यास में उस्ताद महताबुद्दीन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और उनकी एक पूरी परंपरा है जिसमें एक अयूब खान है, और उसमें एक उनके बच्चे हैं, और एक पूरी परंपरा संगीत की है। और 1947 1947 से जिस तरह से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासत में जो उतार चढ़ाव आए, जो बदलाव आए, वो म्यूजिक की मार्फत इस उपन्यास में एक जर्नी की तरह दिखाया गया है। और धीरे धीरे उस टूटती हुई परंपरा में जिस तरह से वो संगीत था, जो आवाज थी, वो कैसे घुट घुट करके सिर्फ इंतहा पसंदी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, कट्टरता की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन देशों में, इन मुल्कों में इस तरह की चीजों को इस्टेब्लिश कर रही है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जिन्हें हम अलाउद्दीन खां साहब भी बोल सकते हैं, उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर के में जो अनाथ हो गए बच्चे थे, यतीम हो गए बच्चे थे, उनको इकट्ठा किया और उनको सिखाना शुरू किया म्यूजिक, और एक बैंड बनाया। और वही बैंड यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में एक स्टेट है, उस मध्य प्रदेश में एक मैहर घराने का उन्होंने स्थापना की। मैहर घराना म्यूजिक का बड़ा घराना है। उस घराने के मार्फत बहुत सारे म्यूजिशियन, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बड़े बड़े नाम जो भी आप गिना सकते हैं हिंदुस्तान में, वो सब उसी परंपरा से, उसी ट्रेडिशन से, वहीं से सीख कर यहाँ पर तैयार हुए हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों का नाम आप जानते होंगे। पंडित रविशंकर को आप जानते होंगे, सितार जो बजाते हैं, उनका भी नाम उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे नाम जो आप इसको ढूंढ भी सकते हैं कि, और एक बड़ी परंपरा हिंदुस्तान में संगीत की खड़ी हुई। तो जैसे ही ये उपन्यास शुरू होता है, उसमें एक मौसीकी मंजिल का जिक्र होता है, एक मौसीकी मंजिल जहां पर ये घराने का निर्माण हुआ, जहां वो बनाया गया। और वो मौसीकी मंजिल मेटाफर के रूप में है वो संगीत का एक घराना, जिसने हिंदुस्तान, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, चूंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जन्म जो है वो बांग्लादेश में हुआ है, और वो वहां से सीखते सिखाते हिंदुस्तान में आते हैं, और फिर पूरे यूरोप की यात्रा करते हैं। उस सफर में वो बहुत कुछ सीखते हैं, यतीमों से, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो मेहनत कश हैं, उन सब से वो मिलते हैं, और सोचते हैं कि ये जो म्यूजिक है, ये सिर्फ बादशाहों के दरबार में, राजाओं के दरबार में गाई जाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक ऐसा रूप देना चाहिए जिससे कि ये आम जनता के हकों की तरफ आ सके, आम जनता इससे जुड़ सके। इसलिए उन्होंने मौसीकी मंजिल की स्थापना की, मौसीकी मंजिल को बनाया। अब मौसीकी मंजिल एक मेटाफर है, जैसे कि मैंने बताया। तो शुरू में जब नॉवेल शुरू होता है, जब नॉवेल, तो उसमें एक अम्मू नाम की एक कैरेक्टर है, किरदार है,
और वो रोती है और उसकी आवाज जो है वो बहुत धीमी है, घुटी हुई सी आवाज है। और धीरे धीरे पता चलता है कि मौसीकी मंजिल जो एक समय में बड़ा चमकदार मोती की तरह सफेद दिखाई पड़ता था, 20 साल बाद, 30 साल बाद उसका रंग धूमिल होता जाता है, उसकी सफेदी में कुछ कमी आने लगती है। और धीरे धीरे 1990s के दशक में जब दुनिया में नियो लिबरलिज्म की शुरुआत होती है और वहां आते आते वो मौसीकी मंजिल जो है वो और भी धूमिल हो जाता है। ये एक मेटाफर है कि कैसे हमारी सियासत ने हमारी जो पॉलिटिक्स है उसने कैसे हमारे कल्चर पर बड़ी चोट की है और कैसे सबको अलगा दिया है। संगीत यानी म्यूजिक और कला यानी आर्ट एक ऐसा जरिया था जो इंसान और इंसान के बीच में एक एक बहुत क्रिएटिव जोड़ था, जिसे इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने, पहले सामंती समाज में तो मान लीजिए फ्यूडल सोसाइटी में तो राजाओं के दरबार में लोग गाया करते थे और उन्हीं के संरक्षण में उन्हीं के साथ रहकर वो अपनी अपने इस आर्ट को बताया करते थे। लेकिन जब ये चीज टूटी 1947 में, जब दो देश बटे, तो एक डेमोक्रेटिक देश के रूप में जब हिंदुस्तान बना, तो वहां से एक सेक्युलर देश के रूप में हिंदुस्तान जब बना, तो थोड़ी बहुत चीजें वहां पर थी, एक डेमोक्रेटिक स्पेस था लोगों के पास जब म्यूजिक जो है वो आम जनता के बीच में आया। लेकिन धीरे धीरे 1990 तक आते आते कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने, इस पूंजीवाद ने, जिसे सरमायादारी निजाम कहते हैं, उसने किस तरह से इसको तोड़ करके शख्सियत की राजनीति में इसको तब्दील कर दिया, यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इसको तब्दील कर दिया। तो एक तो ये इसका कह सकते हैं कि एक मोटे तौर पर इस उपन्यास का ये रूप है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी हत्याएं हैं। और इसमें जो क्लासिकल म्यूजिक है और जो फोक म्यूजिक है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को भी बताया गया है, क्योंकि फोक म्यूजिक आज भी आम जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रिय है, वो आम जनता की बात ज्यादा कहता है। जबकि क्लासिकल म्यूजिक, जो कि पहले राज दरबार के बीच में था, जिसे कि बाद में सेक्युलर सोसाइटी ने अपने तरीके से ले लिया, लेकिन वो तब भी आम जनता के बीच में नहीं आ पाया। तो ये म्यूजिक के अगर जरिए से देखा जाए तो इस नॉवेल में ये बात आती है। अब दूसरा मैं बताना चाहूंगी, शायद आप लोग उस चीज से वाकिफ हैं या नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस नॉवेल में शुरू होता है गुजरात का वली दक्कनी की मज़ार, एक बड़े सूफी शायर वली दक्कनी, आप सभी जानते ही होंगे। तो वली दक्कनी की मज़ार को किस तरह से तोड़ करके सड़क के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, कट्टरता को फैलाने के लिए वली दक्कनी की मज़ार को गुजरात में तोड़ा गया और तोड़ करके वहां सड़क बना दी गई। और इस तरह वहां पर हिंसा के लिए, इस तरह वहां पर कत्लेआम के लिए एक जमीन तैयार की गई। और उसका खामियाजा आज भी हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, और उससे जुड़ी हुई तमाम और चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहीं से ये नॉवेल शुरू होता है, और मतलब रुलाई से शुरू होता है, फिर वली दक्कनी की मज़ार से शुरू होता है, और वली दक्कनी से होता हुआ वो अमेरिका में जो हमला होता है, वहां पर WTO पर हमला होता है, वहां तक जाता है। और ये नॉवेल बताता है कि हम आर्टिस्टों की, जो साहित्य से जुड़े हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हैं, अदब से जुड़े हैं, म्यूजिक से जुड़े हैं, तमाम आर्ट्स के और तमाम फॉर्म से जुड़े हैं, अगर वो सियासत को नहीं समझते हैं, आम जनता के जो उनका जो हित है उसको नहीं समझते हैं, तो म्यूजिक सिर्फ राज दरबारों की जिस तरह से एक सेवा किया करती थी, वैसे ही आज एलीट क्लास की सेवा करने का एक हथियार बनकर रह जाएगी। इसलिए म्यूजिक और तमाम जितने आर्ट फॉर्म्स हैं उनको भी आम इंसान, आम जनता के हितों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये नॉवेल एक तरह से ये मैसेज भी देता है। तो मैं आपको उसका एक हिस्सा पढ़कर सुनाती हूँ। जब नॉवेल शुरू होता है तो उसमें क्या कहते हैं, देखिए किस तरह से अदराइजेशन मतलब कि हमेशा जो फैसिस्ट जो ताकतें होती हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें होती हैं, उनको हमेशा अपने मुल्क में और अपने आसपास किसी एक ऐसे की जरूरत होती है जिसको वो नीचा दिखा सकें, जिसको वो कमतर साबित कर सकें और बताएं कि अगर ये नहीं होते तो हमारे देश की तरक्की हो जाती, जैसा कि हिटलर ने किया। और हमेशा उनको इस तरह के किसी अदर की जरूरत होती है। हिंदुस्तान में तो कास्टिज्म से आप परिचित होंगे कि किस तरह से एक जाति, एक कास्ट जो है अपने से भीतर, अपने से नीचे अलग अलग जातियों को की पहचान करती है और उसकी शिनाख्त करके उस पर पॉलिटिक्स करती है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, इस तरह से
कट्टरपंथी ताकतों का उभार हुआ करता है। और आपके मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी आप देखते होंगे कि किस तरह से अलग अलग समुदाय के लोग हैं। अभी हम लोग जब न्यूज में पढ़ते हैं तो अहमदिया जो मुसलमान है उनके ऊपर जिस तरह से दमन उनका किया जाता है, सिर्फ रिलीजन के नाम पर किया जाता है। तो हर वो बड़ी ताकत जो कट्टरता का रूप लेती है अपने